Hello everyone, welcome to Efforts. This is me Mitali Singh, your B.Ed guide. So today we are going to study B.Ed second semester का second paper, Edu B.Ed 107, Assessment of Teaching and Learning, यानी कि शिक्षण और सीखने का आकलन, इसका यूनिट 4। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं कि एफर्ट्स पे आपको B.Ed के सारे टॉपिक्स के वीडियोस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में नोट्स के साथ मिल जाएंगे। B.Ed के सारे वीडियोस को मैंने उनके रिस्पेक्टिव सेमेस्टर्स के प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। तो आपको चारों सेमेस्टर के किसी भी पेपर का कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप सिंपली प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। हर टॉपिक को थॉरली डिस्कस करते हुए मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं। उसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताया है हर वीडियो में कि आप किस तरह से एक स्कोरिंग आंसर लिख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि B.Ed के किसी भी कंटेंट के लिए, किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको किसी और चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सब कुछ एफर्ट्स पे अवेलेबल मिलेगा। इसके साथ ही मैंने आप लोगों को B.Ed कोर्स बंद होने के बारे में भी बताया था, तो उस वीडियो को भी जाके आप लोग देख लीजिएगा एक बार। जितने भी प्लेलिस्ट हैं सारे सेमेस्टर्स के, उन सब के प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और B.Ed से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको मुझसे पूछना है तो आप चाहें तो डायरेक्टली मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, दैट इज meetsingh3011। सो पेपर कोड एडू B.Ed 107 का हमने यूनिट 1, 2 और 3 पढ़ लिया था, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 4, जो कि है मेथड्स एंड टूल्स फॉर इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन के तरीके और उपकरण। आइए जानते हैं कि इसमें हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक है टूल्स फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट एंड पर्सनालिटी ऑफ लर्नर्स। शिक्षार्थियों की बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता, योग्यता, रुचि और व्यक्तित्व को मापने के लिए उपकरण। और दूसरा टॉपिक है नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स फॉर इवैल्यूएशन, जिसमें की है ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, इंटरव्यू, सोशियोमेट्री और प्रोजेक्टिव टेक्निक। मूल्यांकन अवलोकन, रेटिंग स्केल, साक्षात्कार, समाज मिति, प्रोजेक्टिव तकनीक के लिए गैर परीक्षण तकनीक। ये सभी टॉपिक्स खुद में ही काफ़ी बड़े हैं, तो इसलिए हम इस यूनिट को भी 2 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। आज का ये वीडियो है यूनिट 4 का पार्ट 1, जिसमें कि हम पढ़ेंगे टूल्स फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट एंड पर्सनालिटी ऑफ लर्नर्स। और जो हमारा दूसरा टॉपिक है नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स फॉर इवैल्यूएशन, इसे हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। सो नाउ लेट्स रोल द इंट्रो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। सो हमारा पहला टॉपिक है टूल्स फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस ऑफ लर्नर्स, शिक्षार्थियों की बुद्धि मापने के लिए उपकरण। तो जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि हमेशा अपने आंसर को इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करिए। इंट्रोडक्शन में आप क्या बता सकते हैं, उस टॉपिक का कंसेप्ट या मीनिंग। तो डायरेक्टली इंटेलिजेंस मेजरिंग टूल्स के बारे में पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि इंटेलिजेंस क्या है। तो कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि की अवधारणा और अर्थ। इंटेलिजेंस इज अ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट विथ मेनी डेफिनेशंस, but at its core, it's about our ability to mentally process information. The word intelligence comes from the Latin verb intelligere, which means to understand. Intelligence को हिंदी में कहते हैं बुद्धिमत्ता, और बुद्धिमत्ता कई परिभाषाओं के साथ एक जटिल अवधारणा है। लेकिन अगर हम मूल रूप से बुद्धिमत्ता का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है किसी भी जानकारी को मानसिक रूप से संसाधित करने की हमारी क्षमता। सिंपली कहें तो इंटेलिजेंस का मतलब होता है हम कितनी बेहतर तरह से किसी इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में प्रोसेस कर पाते हैं। जो इंटेलिजेंस शब्द है वो लैटिन शब्द इंटेलिगेरे से बना है, जिसका अर्थ होता है समझना। इंटेलिजेंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स और गेटिंग गुड ग्रेड्स, इट्स अबाउट हाउ वेल यू कैन अप्लाई व्हाट यू नो टू न्यू सिचुएशंस। इंटेलिजेंस इज कंसिडर्ड अ मेंटल कैपेबिलिटी दैट इन्वॉल्व्स reasoning, problem solving, abstract thinking, learning, adapting to new situations and using knowledge and skills effectively। तो बुद्धिमत्ता का मतलब केवल तथ्यों को याद करके अच्छे ग्रेड्स पाना नहीं होता। मतलब अगर आप किसी आंसर को या फैक्ट को रट ले रहे हैं और उसे पेपर में जाके सेम वैसे ही लिख दे रहे हैं और अच्छे मार्क्स मिल जा रहे हैं आपको, तो इसे इंटेलिजेंस नहीं कहा जाता। बुद्धिमत्ता इस बारे में है कि आप जो भी चीज़ें जानते हैं उसे किसी नई स्थिति में कितनी अच्छी तरह से लागू कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर ने आपको सिखाया कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, फिर रियल लाइफ सिचुएशन में कभी आपको ज़रूरत पड़ रही है किसी स्क्वायर चीज़ की एरिया निकालने की, तो आप उस फॉर्मूला को वहाँ अप्लाई कर पा रहे हैं। इसी को इंटेलिजेंस कहा जाता है। बुद्धिमत्ता को एक मानसिक क्षमता माना जाता है जिसमें कि कुछ चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि तर्क करना, समस्या समाधान,
अमूर्त सोच, सीखना, नई परिस्थितियों को अपनाना और ज्ञान और कौशल का प्रभावी ढंग से उपयोग करना। नाउ लेट्स सी डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि की परिभाषा। अल्फ्रेड बिनेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट है ये। द एबिलिटी फॉर जजमेंट और कॉमन सेंस। इनके अकॉर्डिंग बुद्धिमत्ता क्या है? निर्णय या सामान्य ज्ञान की क्षमता। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट, वंस कैपेसिटी टू डील इफेक्टिवली विद सिचुएशंस। थॉर्नडाइक के अनुसार किसी व्यक्ति की परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता ही बुद्धिमत्ता है। नेक्स्ट है जीन पियाजे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट इन चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। आपका सीटेट का 20% सिलेबस अकेले सिर्फ जीन पियाजे के ऊपर ही है। सो पियाजे के अकॉर्डिंग द एबिलिटी टू अडेप्ट टू वन सराउंडिंग। इनका कहना है कि किसी परिवेश के अनुकूल ढलने की क्षमता को ही बुद्धिमत्ता कहते हैं। नाउ टूल्स फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस। आप किसी की बुद्धि को किस तरह से माप सकते हैं? आइए जानते हैं बुद्धि को मापने के लिए कौन कौन से उपकरण हैं। देयर आर अ वेराइटी ऑफ टूल्स यूज्ड टू मेजर इंटेलिजेंस, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट इंटेलिजेंस इज अ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट and no single test can perfectly capture it. Here are some of the most common tools. तो बुद्धिमत्ता को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाता है, लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि बुद्धिमत्ता एक बहुत ही जटिल अवधारणा है और कोई भी एक परीक्षण इसे पूरी तरह से मापने के लिए काफी नहीं है। तो आइए हम जानते हैं कुछ सामान्य उपकरण जिनसे आप बुद्धिमत्ता को माप सकते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन मोस्ट प्रोमिनेंट वन, IQ टेस्ट। These are standardized tests designed to assess a person's cognitive abilities in relation to their age group. IQ stands for Intelligence Quotient, which is a score derived from the test. The most widely used IQ tests are Stanford Binet Intelligence Scales and Wechsler Adult Intelligence Scale, WAIS, and Wechsler Intelligence Scale for Children, WISC. किसी भी इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए आप सिंपली उसका IQ टेस्ट ले सकते हैं। IQ परीक्षण क्या है? ये एक मानकीकृत परीक्षण है जो कि किसी भी व्यक्ति की आयु समूह के संबंध में उसकी संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर एज के बच्चे के इंटेलिजेंस उसके एज ग्रुप वालों के कंपैरिजन में कैसी है, ये चेक करने के लिए IQ टेस्ट बनाए गए हैं। IQ का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, हिंदी में इसे कहते हैं बुद्धि लब्धि भागफल, जो कि परीक्षण से प्राप्त अंक होते हैं। IQ टेस्ट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको 10 साल के बच्चे का टेस्ट लेना है, तो आप इन जनरल एक 10 साल के बच्चे की इंटेलिजेंस के लेवल के हिसाब से एक क्वेश्चन पेपर फ्रेम करेंगे। फिर बच्चा उसमें जैसा स्कोर करेगा उसके स्कोर्स को ही IQ कहा जाता है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। और फिर इस IQ के बेसिस पे ही बच्चे को एवरेज, गुड, स्पेशल चिल्ड्रन या फिर गिफ्टेड चिल्ड्रन कैटेगराइज किया जाता है। सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कुछ IQ परीक्षण हैं, जैसे कि स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल और वेक्सलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, जिसको कहते हैं WAIS, और उसके साथ ही वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, WISC। IQ टेस्ट के अलावा अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू भी बच्चे की इंटेलिजेंस चेक की जा सकती है। These tests measure a person's knowledge and skills in specific areas such as maths, reading, or science. Achievement tests are often used in schools to track student progress and identify areas where students may need help. इससे पहले की यूनिट में हमने अचीवमेंट टेस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ा था। तो अचीवमेंट टेस्ट को हिंदी में कहते हैं उपलब्धि परीक्षण। इस तरह के परीक्षण गणित, पढ़ना या विज्ञान जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में किसी व्यक्ति के ज्ञान या कौशल को मापने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उपलब्धि परीक्षणों का उपयोग अक्सर स्कूलों में छात्रों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए और उनके क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किया जाता है। ऐसे क्षेत्रों की पहचान जहां पे छात्रों को अधिक मदद की आवश्यकता है, मतलब जो उनका वीक फील्ड है, वहां पे काम करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। बेसिकली स्कूल्स में जितने भी क्लास टेस्ट या फिर यूनिट टेस्ट होते हैं वो सब अचीवमेंट टेस्ट के एग्जाम्पल्स हैं। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट। दीज टेस्ट असेस अ पर्सन्स कॉग्निटिव फंक्शनिंग इन रिलेशन टू ब्रेन फंक्शन। Neuropsychological tests are often used to diagnose neurological disorders such as Alzheimer's disease or dementia. न्यूरोसाइकोलॉजिकल परीक्षण, ये परीक्षण मस्तिष्क के समारोह के संबंध में किसी व्यक्ति की संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली का आकलन करते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजिकल परीक्षणों का उपयोग अक्सर अल्जाइमर रोग या मनोभ्रंश जैसे तंत्रिका संबंधी विकारों के निदान के लिए किया जाता है। देखिए, न्यूरो वर्ड ब्रेन से रिलेटेड होता है, तो न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट जनरली ब्रेन से रिलेटेड किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए किए जाते हैं, जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज या फिर डिमेंशिया। Perhaps the best way to assess intelligence is to use a combination of these tools.
शायद बुद्धिमत्ता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इन सारे उपकरणों के संयोजन के साथ साथ किसी व्यक्ति की रचनात्मकता, सामाजिक कौशल और भावनात्मक बुद्धिमत्ता जैसे अन्य उपायों का भी उपयोग किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक इज टूल्स फॉर मेजरिंग क्रिएटिविटी ऑफ लर्नर्स। शिक्षार्थियों की रचनात्मकता को मापने के लिए उपकरण। तो पहले तो हम जानेंगे कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी, रचनात्मकता की अवधारणा और उसका अर्थ। Creativity is a human capacity to generate new and valuable ideas. It's the ability to think outside the box and come up with something original, whether it's a new product, a scientific discovery, a piece of art, or a solution to a problem. The word creativity traces its roots back to the Latin word creare, which means to create or to make. रचनात्मकता का मतलब होता है नए और मूल्यवान विचार उत्पन्न करने की मानवीय क्षमता। जब आप अपने दिमाग की मदद से कोई भी नई चीज जनरेट कर रहे हो, उसी को क्रिएटिविटी कहा जाता है। कुछ ऐसा जो बिल्कुल ओरिजिनली प्योरली आपके दिमाग की उपज हो। ये दुनिया से हटकर कुछ सोचने या कुछ मौलिक लाने की क्षमता है, चाहे वो कोई नया उत्पाद हो, कोई वैज्ञानिक खोज हो, कोई कला हो या फिर किसी समस्या का समाधान हो। जो भी चीज आप अपने दिमाग से उत्पन्न कर रहे हैं उसी को क्रिएटिविटी कहते हैं। वो कोई आइडिया हो सकता है, किसी तरह की डिस्कवरी हो सकती है, कोई नई नॉलेज हो सकती है या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। रचनात्मकता शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द क्रियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है सृजन करना या बनाना। लेट्स सी डेफिनेशंस ऑफ क्रिएटिविटी। रचनात्मकता की परिभाषा। सबसे पहले मिहाली, द इंटरसेक्शन ऑफ नोवेल्टी एंड यूजफुलनेस। मिहाली के अनुसार नवीनता और उपयोगिता का प्रतिच्छेदन। देन अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, क्रिएटिविटी इज द प्रोडक्शन ऑफ नोवेल एंड एप्रोप्रिएट आइडियाज। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के अनुसार रचनात्मकता नवीन और उपयुक्त विचारों का उत्पादन है। अब जानते हैं टूल्स फॉर मेजरिंग क्रिएटिविटी, रचनात्मकता को मापने के लिए उपकरण। मेजरिंग क्रिएटिविटी कैन बी अ ट्रिकी बिजनेस. There is no single perfect tool and the best approach often depends on what you are trying to assess. Here are some of the most common methods. रचनात्मकता को मापना एक मुश्किल काम हो सकता है, तो कोई एक सटीक उपकरण तो नहीं है इसे मापने के लिए, इसलिए इसके लिए सबसे अच्छा तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम जानेंगे कुछ सामान्य तरीके रचनात्मकता को मापने के लिए। सबसे पहला तरीका है डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट। These tests measure your ability to come up with new and unusual ideas. A classic example is the Alternative Uses Test, AUT, which asks you to list as many uses as possible for a common object such as a brick. तो किसी की रचनात्मकता या क्रिएटिविटी को जानने का एक तो तरीका होता है भिन्न सोच परीक्षण। ये परीक्षण नए और असामान्य विचारों के साथ आने की आपकी क्षमता को मापते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट इस चीज का टेस्ट लेता है कि आपका दिमाग कितने अलग और कितने यूनिक आइडिया सोच सकता है किसी चीज के बारे में। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है वैकल्पिक उपयोग परीक्षण, जिसको कि इंग्लिश में AUTB कहते हैं, आई मीन शॉर्ट फॉर्म में AUTB कहते हैं, जो आपसे एक सामान्य वस्तु जैसे कि ईंट के लिए यथासंभव अधिक से अधिक उपयोगों को सूचीबद्ध करने के लिए कहता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट का ही एक एग्जाम्पल है अल्टरनेटिव यूजेस टेस्ट। इसमें हम बच्चे को कोई भी ऑब्जेक्ट दे देते हैं और कहते हैं कि इसके जितने पॉसिबल यूजेस तुम सोच सकते हो उतने बताओ। ऐसा ही एक AUT टेस्ट लिया गया था एक IAS ऑफिसर का। उन्होंने बताया कि उनके इंटरव्यू में उन्हें एक पेन देके कहा गया कि इसके 10 यूजेस बताइए। तो इससे आपकी क्रिएटिविटी टेस्ट होती है कि आप कितना ज्यादा यूनिक या अनयूजुअल आइडिया लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ रिपोर्ट स्केल्स। These questionnaires ask you to rate your own creative abilities and behaviors. They can be a good way to get a general sense of your creative confidence, but they can also be biased by your mood or social desirability. स्व रिपोर्ट स्केल ये प्रश्नावली आपसे खुद अपनी रचनात्मक क्षमताओं और व्यवहारों का मूल्यांकन करने के लिए कहती है, जिसमें कि आपको खुद अपने क्रिएटिव स्किल्स को पहचानना होता है। ये आपके रचनात्मक आत्मविश्वास का सामान्य ज्ञान प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन कई बार इस तरह के टेस्ट आपके मनोदशा या सामाजिक वांछनीयता से पक्षपाती हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि कई बार एनालिसिस का रिजल्ट आपके मूड या सोशल डिजायरेबिलिटी पे डिपेंड करता है। मतलब जब आपको खुद अपनी क्रिएटिविटी को एनालाइज करने के लिए कहा जाता है तो कई बार आप उसमें कम इंटरेस्ट शो करते हैं। एक्सपर्ट रेटिंग्स। दिस मेथड इन्वॉल्व्स हैविंग अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स judging the creativity of a work of art, design or other product. This can be a good way to get an objective assessment, but it can also be expensive and time consuming. फिर है विशेषज्ञ रेटिंग। इस पद्धति में विशेषज्ञों का एक पैनल
कला, डिजाइन या अन्य उत्पाद के काम की रचनात्मकता का मूल्यांकन करता है। मतलब इसमें कई सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि आपके आर्ट, डिजाइन या क्रिएटिविटी को जज करते हैं। ये वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन ये महंगा और समय लेने वाला भी है। ये मेथड एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि इतने सारे एक्सपर्ट्स को लाना और जजमेंट के लिए बिठाना एक्सपेंसिव तो है ही, क्योंकि सबको फीस भी देनी पड़ेगी, और इसके साथ ही ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है क्योंकि सारे एक्सपर्ट्स पहले आपकी क्रिएटिविटी देखते हैं, फिर उसमें अपने अपने थॉट्स बताते हैं और फिर साथ में मिलके किसी एक कंक्लूजन पे आते हैं। देन वी हैव सेल्स डेटा। In some cases, you can measure creativity by how successful a product or idea is in the marketplace. This can be a good metric for commercial creativity, but it doesn't necessarily reflect the intrinsic merit of an idea. बिक्री डेटा। कुछ मामलों में आप रचनात्मकता को इस आधार पर भी माप सकते हैं कि कोई उत्पाद या विचार बाजार में कितना सफल है। जैसे कि आपने कोई बिजनेस आइडिया डेवलप किया और मार्केट में वो कितना सक्सेसफुल है, इस पर डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी कितनी अच्छी है। ये व्यावसायिक रचनात्मकता के लिए एक अच्छा मेट्रिक हो सकता है, लेकिन ये आवश्यक रूप से किसी विचार की आंतरिक योग्यता को प्रतिबिंबित नहीं करता। मतलब कमर्शियल फील्ड में तो आपके आइडिया की सक्सेस रेट देखी जा सकती है, लेकिन उस आइडिया के पीछे जो इंटरनल मेरिट्स हैं उनका पता लगाना मुश्किल है। हियर आर सम एडिशनल थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हेन मेजरिंग क्रिएटिविटी। रचनात्मकता को मापने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जो कि हैं: There are different aspects of creativity. Creativity is a complex concept that encompasses a variety of skills and abilities. Some tests focus on divergent thinking, while others focus on originality, fluency और elaboration. रचनात्मकता के विभिन्न पहलू होते हैं। रचनात्मकता एक जटिल अवधारणा है जिसमें विभिन्न प्रकार के कौशल और क्षमताएं शामिल हैं। तो कुछ परीक्षण भिन्न सोच पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि अन्य मौलिकता, प्रवाह या विस्तार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि हर तरह की क्रिएटिविटी को चेक करने का एक अलग तरीका है। क्रिएटिविटी के कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि क्रिएटिविटी सिर्फ आर्ट में ही है या डिजाइनिंग में ही है। क्रिएटिविटी इंजीनियरिंग में भी हो सकती है, आपकी बिजनेस आइडियाज में भी हो सकती है, या कुछ नया इन्वेंट करने में भी हो सकती है। क्रिएटिविटी इज डोमेन स्पेसिफिक। व्हाट मेक्स समवन क्रिएटिव इन वन फील्ड मे नॉट मेक देम क्रिएटिव इन अनदर। A test that measures creativity in engineering may not be very effective for measuring creativity in music. रचनात्मकता डोमेन विशिष्ट होती है। जैसे कि जो चीज किसी एक क्षेत्र में आपको रचनात्मक बनाती है, हो सकता है कि वो आपको दूसरे क्षेत्र में रचनात्मक ना बना पाए। डोमेन स्पेसिफिक होने से मतलब है कि हर एक अलग अलग क्रिएटिविटी के लिए अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं। ईच डोमेन हैज देयर ओन क्रिएटिविटी टेस्ट। उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए एक परीक्षण जो इंजीनियरिंग में रचनात्मकता को माप रहा है, हो सकता है वो संगीत में रचनात्मकता को मापने में प्रभावी ना हो। Creativity is context dependent. Creativity can be influenced by a variety of factors such as the task at hand, the available resources, and the social environment. रचनात्मकता संदर्भ पर निर्भर करती है। रचनात्मकता विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकती है, जैसे कि जिस काम को अभी किया जा रहा है, मतलब टास्क एट हैंड, द अवेलेबल रिसोर्सेज यानी कि जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं, और सोशल एनवायरनमेंट यानी आसपास का सामाजिक वातावरण। Ultimately, the best way to measure creativity is to use a variety of methods and to consider the specific context in which creativity is being assessed. अंततः रचनात्मकता को मापने का सबसे अच्छा तरीका है कि विभिन्न तरीकों का उपयोग करना, यानी एक साथ कई सारे मेथड्स को यूज करना और उन विशिष्ट संदर्भों पर विचार करना जिसमें रचनात्मकता का मूल्यांकन किया जा रहा है। So now next topic is tools for measuring aptitude of learners. शिक्षार्थियों की योग्यता को मापने के लिए उपकरण। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि कौन कितना योग्य या काबिल है। आइए जानते हैं अब कि किस तरह से किसी की काबिलियत को मापा जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट और मीनिंग जानने से, हमेशा की तरह। कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ एप्टीट्यूड, योग्यता की अवधारणा और अर्थ। एप्टीट्यूड रिफर्स टू योर नेचुरल टैलेंट और एबिलिटी फॉर समथिंग। इट्स लाइक अ सीड ऑफ पोटेंशियल दैट यू आर बॉर्न विथ, बट इट कैन ऑल्सो बी डेवलप्ड थ्रू एक्सपीरियंस। द कोर लाइज इन द लैटिन वर्ड aptus, which means joined, fitted. तो योग्यता का तात्पर्य होता है किसी चीज के लिए आपकी प्राकृतिक प्रतिभा या क्षमता। मतलब कोई भी काम करने में आप नेचुरली कितने केपेबल हैं। ये क्षमता के एक बीज की तरह है जिसके साथ आप पैदा होते हैं, लेकिन इसे अनुभव के माध्यम से विकसित भी किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये बात तो सच है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी योग्यता को लेके पैदा होते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से आप लोग अपनी योग्यता को बढ़ा भी सकते हैं।
अब इस शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द के एप्टस से, जिसका अर्थ होता है जुड़ा हुआ या सज्जित। एप्टीट्यूड इज ऑफन सीन एज एन इनेट कैपेसिटी वन हैज फॉर अ सर्टेन एक्टिविटी, बी इट फिजिकल लाइक जिम्नास्टिक्स और मेंटल लाइक मैथ्स. It's the underlying talent that makes learning and performing those tasks easier. योग्यता को अक्सर एक निश्चित गतिविधि के लिए एक जन्मजात क्षमता के रूप में देखा जाता है। मतलब किसी भी एक एक्टिविटी को करने के लिए जो आपके अंदर इनबॉर्न कैपेबिलिटीज हैं, उसी को हम एप्टीट्यूड कहते हैं। अब वो एक्टिविटी या गतिविधि चाहे जिम्नास्टिक जैसी शारीरिक गतिविधि हो या फिर गणित जैसी मानसिक गतिविधि हो, ये हमारी अंतर्निहित प्रतिभा ही है जो कि सीखने और उन कार्यों को निष्पादित करना आसान बनाती है। मतलब किसी एक्टिविटी को करना या सीखना डिपेंड करता है कि आप कितने केपेबल हैं उसे करने या सीखने के लिए। डेफिनेशन ऑफ एप्टीट्यूड, योग्यता की परिभाषा। अकॉर्डिंग टू बिंगहैम, एप्टीट्यूड इज अ कंडीशन और सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डेड एज सिम्टोमैटिक ऑफ एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू एक्वायर विथ ट्रेनिंग सम यूजुअली स्पेसिफाइड नॉलेज, स्किल और सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज सच एज द एबिलिटी टू स्पीक अ लैंग्वेज, टू प्रोड्यूस म्यूजिक। बिंगहैम के अनुसार योग्यता एक ऐसी स्थिति या विशेषताओं का समूह है जिसे किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण के साथ कुछ आमतौर पर निर्दिष्ट ज्ञान, कौशल या प्रतिक्रियाओं के सेट, जैसे कि एक भाषा बोलने की क्षमता, संगीत उत्पन्न करने की क्षमता हासिल करने की क्षमता का लक्षण माना जाता है। अकॉर्डिंग टू टेक्सलर, एप्टीट्यूड इज अ कंडीशन, a quality or a set of qualities which is indicative of the probable extent to which an individual may be able to acquire under suitable training some knowledge, understanding और skill. टेक्सलर के अनुसार योग्यता एक शर्त, एक गुणवत्ता या गुणों का एक समूह है जो संभावित सीमा का संकेत है कि एक व्यक्ति उपयुक्त प्रशिक्षण के तहत कुछ ज्ञान, समझ या कौशल हासिल करने में सक्षम हो सकता है। डेफिनेशंस में कुछ भी एक्सप्लेन करने लायक नहीं होता क्योंकि आपको ऑब्वियसली सारी डेफिनेशंस एज इट इज ही कॉपी करनी है। यू कांट राइट अदर फिलोसफर्स डेफिनेशंस इन योर ओन वर्ड्स। अब है टूल्स फॉर मेजरिंग एप्टीट्यूड, योग्यता मापने के उपकरण। देयर आर अ वेराइटी ऑफ टूल्स दैट कैन बी यूज टू मेजर एप्टीट्यूड। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन इंक्लूड, ऐसे कई सारे उपकरण हैं जिनका उपयोग करके आप योग्यता को माप सकते हैं। कुछ सबसे आम उपकरण कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, these tests are designed to be administered to large groups of people under the same conditions. They can be used to measure a variety of aptitudes including maths, reading and verbal reasoning. Common standardized tests include SAT, ACT, GRE and MCAT. सबसे पहला उपकरण तो है योग्यता मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण। हमने प्रीवियस यूनिट में टीचर मेड टेस्ट वर्सेस स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के बारे में पढ़ा था। सो आई होप कि आपको पता होगा कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होता है। ये प्रशिक्षण समान परिस्थितियों में लोगों के बड़े समूहों को प्रशासित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उनका उपयोग गणित, पढ़ने और मौखिक तर्क सहित विभिन्न प्रकार की योग्यताओं को मापने के लिए किया जाता है। कुछ सामान्य मानकीकृत परीक्षणों के उदाहरण हैं जैसे कि SAT, ACT, GRE और MCAT। मान लीजिए कई सारे लोगों का एक ग्रुप है और उनकी योग्यता को मापने के लिए एक कॉमन टेस्ट किया जाता है। जैसे कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए SAT का एग्जाम कराया जाता है, SAT, जिससे कि ये पता चल सके कि कौन सा छात्र योग्य है कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए। सेकंड है एप्टीट्यूड बैटरीज। दीज आर कलेक्शंस ऑफ मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट दैट असेस अ वाइड रेंज ऑफ एबिलिटीज। दे आर ऑफन यूज्ड इन एजुकेशनल सेटिंग टू हेल्प स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। एप्टीट्यूड बैटरीज क्या होती हैं? ये एप्टीट्यूड परीक्षणों का संग्रह होता है जो कि क्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला का आकलन करते हैं। इनका उपयोग अक्सर शैक्षिक सेटिंग्स में छात्रों को उनकी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में मदद करने के लिए किया जाता है। अच्छा, साइंस में हम लोग पढ़ते थे ना बैटरीज के बारे में। तो बैटरी क्या होती थी? कलेक्शन ऑफ सेल्स। कई सारे सेल्स को मिला के एक बैटरी बनती थी। तो एप्टीट्यूड बैटरीज का मतलब है जब कई सारे एप्टीट्यूड टेस्ट को मिलाया जाता है, उसी को हम एप्टीट्यूड बैटरीज कहते हैं। इसमें किसी इंडिविजुअल की कई सारी कैपेबिलिटीज को मापने के लिए कई सारे अलग अलग तरह के एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाते हैं और इन टेस्ट की मदद से स्टूडेंट को पता चल सकता है कि वो किस फील्ड में वीक है और किस में स्ट्रांग है। सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट, SJTs. These tests measure how you would react to different work-related situations. They are often used in work screenings to assess your soft skills such as communication, teamwork and problem solving. स्थितिजन्य निर्णय परीक्षण। ये परीक्षण ये मापते हैं कि आप विभिन्न कार्य संबंधी स्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे किसी भी संस्था में काम करते हुए
कोई सिचुएशन आ जा रही है, उस सिचुएशन को आप किस तरह से टैकल करेंगे, ये जानने के लिए सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट किए जाते हैं। संचार, टीम वर्क और समस्या समाधान जैसे आपके कुछ सॉफ्ट कौशल का आकलन करने के लिए अक्सर इस तरह के परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। तो बेसिकली इसमें आपको कई सारी सिचुएशंस दे दी जाती हैं और उन पे आपका रिएक्शन क्या होगा, आप किस तरह से उस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे, इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। Work simulation. These simulations put you in a realistic work environment and ask you to complete tasks that are similar to those you would be expected to do on the job. They can be used to assess your technical skills as well as your soft skills. कार्य सिमुलेशन, ये सिमुलेशन आपको एक यथार्थवादी कार्य वातावरण में डालते हैं और आपसे उन कार्यों को पूरा करने के लिए कहते हैं जो कि आपसे काम पर या नौकरी के दौरान करने की अपेक्षा की जाती है। जैसे कि अगर आपने कभी प्राइवेट स्कूल्स में अप्लाई किया होगा टीचिंग के लिए, तो वो लोग आपको 1 महीना या 2 महीना कुछ टाइम के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रखते हैं, यानी उस दौरान वो आपको एज अ टीचर सारे काम करवाते हैं जो आपको करने हैं और फिर उसी पीरियड के दौरान चेक करते हैं कि आप किस तरह से सारे कामों को कर रहे हैं जो कि एक्चुअल में टीचर बनने के बाद आपको करने होंगे। तो कार्य सिमुलेशन का उपयोग आपके तकनीकी कौशल के साथ साथ आपके सॉफ्ट कौशल का आकलन करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट इन्वेंटरीज। These inventories are not aptitude tests, but they can be helpful in identifying careers that you might be interested in. They typically ask you a series of questions about your likes and dislikes. रुचि सूची, ये सूची योग्यता परीक्षण की तो नहीं है, लेकिन ये उन करियर का पहचान करने में सहायक हो सकती हैं जिनमें आपकी रुचि है। ये आमतौर पर आपसे आपकी पसंद और नापसंद के बारे में कई सारे प्रश्न पूछते हैं और उसी के बेसिस पे उस पर्टिकुलर जॉब के लिए आपकी कैपेबिलिटीज को डिसाइड करते हैं। It is important to note that no single tool is perfect for measuring aptitude. The best way to assess someone's aptitude is to use a combination of different tools. ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि योग्यता को मापने के लिए कोई भी एक उपकरण काफी नहीं है। इसीलिए किसी की भी योग्यता का आकलन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप विभिन्न उपकरणों के संयोजन का उपयोग करें। Here are some additional things to keep in mind when using aptitude test. योग्यता परीक्षणों का उपयोग करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट आर नॉट अ मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि किसी की योग्यता उसकी बुद्धि का माप नहीं है। जरूरी नहीं कि कोई इंसान अगर किसी एक टास्क को करने में केपेबल नहीं है तो आप उसके एप्टीट्यूड के बेसिस पे उसकी इंटेलिजेंस को भी जज करें। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट कैन बी बायस्ड। योग्यता परीक्षण पक्षपातपूर्ण भी हो सकते हैं। Aptitude tests should not be used to make sole decisions about someone's future. किसी भी व्यक्ति के भविष्य के बारे में अकेले निर्णय लेने के लिए सिर्फ योग्यता परीक्षणों का ही उपयोग नहीं करना चाहिए। Means कि you can't judge someone's future based on the aptitude test. Next topic है tools for measuring interests of learners. शिक्षार्थियों की रुचियों को मापने के लिए उपकरण। पहले हम जानेंगे concept and meaning of interest, रुचि की अवधारणा और अर्थ। The word interest traces its roots back to Latin. It came from Latin verb interesse, which literally means it is between or it concerns. Over time, it evolved to mean a legal claim or right in Middle English, and eventually took on various meanings we use today, including curiosity, concern, etc. रुचि शब्द की जड़ें लैटिन भाषा में है। रुचि को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं इंटरेस्ट और इंटरेस्ट शब्द लैटिन भाषा के इंट्रेसे से आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है यह बीच में है या फिर यह चिंतित है। फिर समय के साथ मध्य इंग्लिश में इसका अर्थ कानूनी दावा या फिर अधिकार हो गया और अंततः इसने जिज्ञासा, चिंता आदि सहित विभिन्न अर्थों को ग्रहण कर लिया जिनका हम आज उपयोग करते हैं। डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, रुचि की परिभाषा। बिंघम, एन इंटरेस्ट इज अ टेंडेंसी टू बिकम एब्जॉर्ब्ड इन एन एक्सपीरियंस एंड टू कंटिन्यू इट। बिंघम के अनुसार रुचि किसी अनुभव में लीन हो जाने और उसे जारी रखने की प्रवृत्ति है। जेम्स ड्रेवर, इंटरेस्ट इज द लेटेंट अटेंशन। जेम्स ड्रेवर के अनुसार रुचि गुप्त ध्यान है। जेम्स सॉरे एंड चार्ल्स टेलफोर्ड, इंटरेस्ट इज फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स। जेम्स सावरे और चार्ल्स टेलफोर्ड के अनुसार रुचि वस्तुओं के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण है। सिंपली इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी गतिविधि को करना, किसी भी एक्टिविटी को करना और फिर उसमें संलग्न हो जाना। जब आपको वो एक्टिविटी करना अच्छा लगने लगे तो उसी को हम कहते हैं कि आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया है या फिर आपकी उसमें रुचि है। नाउ टूल्स फॉर मेजरिंग इंटरेस्ट, रुचि को मापने के लिए उपकरण।
There are a variety of tools educators and instructors can use to gauge a learner's interest. These tools can be broadly categorized into formal and informal methods. ऐसे कई प्रकार के उपकरण हैं जिनका उपयोग शिक्षक या फिर प्रशिक्षक किसी भी शिक्षार्थी की रुचियों को मापने के लिए कर सकते हैं, और इन सभी उपकरणों को मोटे तौर पर औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले जानते हैं फॉर्मल मेथड्स। Formal methods typically involve standardized assessments or surveys that aim to objectively measure a learner's interest. Some common formal methods include औपचारिक तरीके। औपचारिक तरीकों में आमतौर पर मानकीकृत मूल्यांकन या सर्वेक्षण शामिल होते हैं, जिनका उद्देश्य शिक्षार्थी के हितों को निष्पक्ष रूप से मापना होता है। कुछ सामान्य औपचारिक तरीकों में शामिल हैं इंटरेस्ट इन्वेंटरीज। These are questionnaires that ask learners about their preferences for activities, topics, and work environments, such as strong interest inventory. रुचि सूची, अभी जैसा कि हमने एप्टीट्यूड टेस्ट में भी पढ़ा था इसके बारे में, ये एक प्रश्नावली होती है जो शिक्षार्थियों से गतिविधियों, विषयों और कार्य वातावरण के लिए उनकी प्राथमिकताओं के बारे में पूछती है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंटरी। इसमें आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड या फिर आपकी प्रेफरेंसेस से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके बेसिस पे आपके इंटरेस्ट का पता लगाया जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट, दीज टेस्ट मेजर अ लर्नर्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इन डिफरेंट एरियाज। व्हाइल नॉट अ डायरेक्ट मेजर ऑफ इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट रिजल्ट कैन प्रोवाइड क्लूज अबाउट द टाइप्स ऑफ करियर्स और एक्टिविटीज दैट अ लर्नर माइट बी सक्सेसफुल इन। योग्यता परीक्षण, ये परीक्षण विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षार्थी की ताकत और कमजोरियों को मापते हैं। हालांकि रुचि का प्रत्यक्ष माप तो नहीं करते ये, लेकिन योग्यता परीक्षण के परिणाम उन करियर या गतिविधियों के प्रकार के बारे में सुराग प्रदान कर सकते हैं जिनमें एक शिक्षार्थी सफल हो सकते हैं। जैसे कि एक इंटरेस्ट इन्वेंटरी एप्टीट्यूड मापने में काम आ रहा था, उसी तरह से एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी इंटरेस्ट को मापने में काम आ सकता है। ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज को करने में योग्य हैं, केपेबल हैं, तो जाहिर सी बात है आपका उसमें इंटरेस्ट भी होगा। जैसे कि अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, आप उसमें केपेबल हैं, लेकिन आपको वो खेलना पसंद नहीं है। आपको पसंद है तभी आपने अपनी वो स्किल डेवलप की और आप उससे अच्छा खेल पाते हैं। तो फॉर्मल मेथड में ये दो तरीके थे, इंटरेस्ट इन्वेंटरीज और एप्टीट्यूड टेस्ट। अब इनफॉर्मल मेथड देखते हैं। इनफॉर्मल मेथड्स आर लेस स्ट्रक्चर्ड एंड कैन बी यूज्ड टू गेट अ मोर क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ लर्नर्स इंटरेस्ट। सम कॉमन इनफॉर्मल मेथड्स इंक्लूड अनौपचारिक तरीके। अनौपचारिक तरीके कम संरचित होते हैं और इनका उपयोग शिक्षार्थी की रुचियों की अधिक गुणात्मक समझ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कुछ सामान्य अनौपचारिक तरीके शामिल हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशंस। एजुकेटर्स कैन ऑब्जर्व लर्नर्स इन क्लास एंड ड्यूरिंग अदर एक्टिविटीज टू सी व्हाट टॉपिक्स और एक्टिविटीज दे सीम मोस्ट एंगेज्ड इन। किसी के इंटरेस्ट को जानने का सबसे अच्छा इनफॉर्मल तरीका क्या है? ऑब्जर्वेशन करना। अवलोकन, शिक्षक कक्षा में और अन्य गतिविधियों के दौरान शिक्षार्थियों का निरीक्षण कर सकते हैं कि वे किस विषय या गतिविधियों में सबसे अधिक व्यस्त लगते हैं। यानी किसी तरह का क्वेश्चन आयर नहीं, कोई टेस्ट नहीं, सिंपली आप बैठिए और बच्चों को ऑब्जर्व करिए कि वो किस एक्टिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन की मदद से आप उनके इंटरेस्ट को मेजर कर पाएंगे। सेकेंड इज इंटरव्यूज। एजुकेटर्स कैन इंटरव्यू लर्नर्स टू आस्क देम डायरेक्टली अबाउट देयर इंटरेस्ट। This can be a good way to get more detailed understanding of a learner's motivations and goals. Interviews यानी साक्षात्कार, इसमें शिक्षक शिक्षार्थियों का साक्षात्कार लेकर उनसे सीधे उनकी रुचियों के बारे में पूछ सकता है। ये शिक्षार्थियों की प्रेरणाओं और लक्ष्यों की अधिक विस्तृत समझ प्राप्त करने के लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि इसमें आप डायरेक्टली बच्चों से ही उनके इंटरेस्ट के बारे में पूछते हैं और वो आपको डिटेल में अपने इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे। तीसरा इनफॉर्मल तरीका है स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट। Learners can be asked to reflect on their own interest and to identify topics or activities that they find enjoyable or stimulating. छात्र स्व मूल्यांकन, शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के हितों पर विचार करने और उन विषयों या गतिविधियों की पहचान करने के लिए कहा जा सकता है जो उन्हें आनंददायक या उत्तेजक लगते हों। स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट में स्टूडेंट खुद का आकलन करता है, अपने खुद के इंटरेस्ट को या हॉबीज को पहचानने की कोशिश करता है। इसमें एजुकेटर का या टीचर का कोई रोल नहीं होता। जैसे आपको खुद पता होगा कि आपको क्या करना पसंद है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और ये आपने कैसे पता लगाया है? खुद का असेसमेंट करके। कोर्स वर्क सिलेक्शन, द कोर्सेज दैट लर्नर्स चूज टू टेक कैन ऑल्सो बी अ गुड इंडिकेटर ऑफ देयर इंटरेस्ट। कोर्स वर्क का चयन, शिक्षार्थी जिन पाठ्यक्रमों को चुनते हैं या चुनना चाहते हैं वे उनकी रुचियों का एक अच्छा संकेतक हो सकता है। जैसे कि अगर आपने बीएड एज अ कोर्स चूज किया है तो इससे आपके इंटरेस्ट के बारे में पता चल रहा है कि आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है।
तो इस तरह से हम कोर्स वर्क सिलेक्शन की मदद से शिक्षार्थियों के इंटरेस्ट को जान सकते हैं। फिफ्थ है प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज। द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज दैट लर्नर्स चूज टू पार्टिसिपेट इन कैन ऑल्सो बी अ गुड इंडिकेटर ऑफ देयर इंटरेस्ट। परियोजनाएं और गतिविधियां। शिक्षार्थी जिस प्रकार की भी परियोजनाओं या गतिविधियों में भाग लेते हैं वे भी उनकी रुचियों का एक अच्छा संकेतक हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्कूल में कई अलग अलग तरह के क्लब्स हो रहे हैं और कोई बच्चा अगर स्पोर्ट्स क्लब में पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई बच्चा है डांस क्लब में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इससे आपको बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में पता चलता है। द बेस्ट वे टू मेजर अ लर्नर्स इंटरेस्ट इज टू यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स। दिस विल प्रोवाइड अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ द लर्नर्स इंटरेस्ट एंड मोटिवेशंस। किसी शिक्षार्थी की रुचियों को मापने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों इनके संयोजक का उपयोग करें, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। ये शिक्षार्थी की रुचियों और प्रेरणाओं की अधिक व्यापक तस्वीर प्रदान करेगा। और आज के पार्ट 1 का हमारा लास्ट टॉपिक, टूल्स फॉर मेजरिंग पर्सनालिटी ऑफ लर्नर्स। शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व को मापने के लिए उपकरण। पहले हम जानेंगे कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व की अवधारणा और अर्थ। Personality is a complex concept that encompasses the enduring patterns of thoughts, feelings, and behaviors that make a person unique. It's what influences how you perceive the world around you, interact with others, and make choices. व्यक्तित्व एक जटिल अवधारणा है जिसमें विचारों, भावनाओं और व्यवहारों की स्थायी पैटर्न शामिल है जो किसी व्यक्ति को अद्वितीय बनाते हैं। ये इस बात पर प्रभाव डालता है कि आप अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं या दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं और चुनाव करते हैं। बेसिकली पर्सनालिटी क्या है? आपके सोचने का, महसूस करने का और व्यवहार करने का तरीका जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है कि आप अपने आसपास की दुनिया को किस तरह से देखते हैं, आप दूसरों के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं और इसके साथ ही आप किस तरह के फैसले लेते हैं। The word personality comes from the Latin word persona, पता नहीं कितना लैटिन वर्ड है, anyways, which refer to a theatrical mask worn by actors in ancient Rome. Just as a mask can hide an actor's true identity, our personality can be seen as a mask that we wear to the world. It's the outward expression of our inner selves. व्यक्तित्व को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं पर्सनालिटी, और ये पर्सनालिटी शब्द लैटिन शब्द पर्सोना से आया है। प्राचीन रोम में जो अभिनेता होते थे वो अभिनय करने के लिए नाटकीय मुखौटों का इस्तेमाल करते थे जिन्हें कि पर्सोना कहा जाता था। तो जिस तरह से एक मुखौटा एक अभिनेता की असली पहचान को छुपा सकता है, उसी तरह से हमारे व्यक्तित्व को एक मुखौटे के रूप में देखा जा सकता है जिसे हम दुनिया के सामने पहनते हैं। ये हमारे भीतर की बाहरी अभिव्यक्ति है। मतलब आपकी पर्सनालिटी वो मुखौटा है जो आप दुनिया के सामने पहन के रखते हैं। आपकी पर्सनालिटी से ही लोग आपकी इनर सेल्फ को जज करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा डल या अनफ्रेंडली है, तो ऐसे इंसान से यूजुअली लोग कम घुलना मिलना चाहते हैं, ये सोचकर कि उसकी पर्सनालिटी जैसा ही उसका नेचर भी होगा। तो सिंपली आपकी पर्सनालिटी आपके मन का आईना है। डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व की परिभाषा। गॉर्डन ऑलपोर्ट, Personality is the dynamic organization within the individual of those psychological systems that determine his unique adjustment to his environment. गॉर्डन ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोभौतिक प्रणालियों का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ उसके अद्वितीय समायोजन को निर्धारित करता है। कैटल, personality is that which permits a prediction of what a person will do in a given situation. कैटल के अनुसार व्यक्तित्व वह है जो भविष्यवाणी करने की अनुमति देता है कि कोई व्यक्ति किसी स्थिति में क्या करेगा। गिलफोर्ड, पर्सनालिटी इज एन इंडिविजुअल्स यूनिक पैटर्न ट्रेट्स। गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व एक व्यक्ति का अद्वितीय पैटर्न लक्षण है। टूल्स फॉर मेजरिंग पर्सनालिटी, व्यक्तित्व मापने के उपकरण। देयर आर मेनी डिफरेंट टूल्स यूज्ड टू मेजर पर्सनालिटी, ईच विथ इट्स ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन टूल्स इंक्लूड, व्यक्तित्व को मापने के लिए कई अलग अलग उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो प्रत्येक की अपनी ताकत है और अपनी कमजोरियां हैं। कुछ सबसे सामान्य उपकरण में शामिल हैं। नंबर 1, सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज। दीज आर क्वेश्चनर्स दैट पीपल टेक देमसेल्व्स टू असेस देयर ओन पर्सनालिटी ट्रेट्स। सम पॉपुलर सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज इंक्लूड द मेयर्स-ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, MBTI एंड द NEO-PIR। स्व रिपोर्ट सूची, ये प्रश्नावली है जो लोग स्वयं अपने व्यक्तित्व लक्षणों का आकलन करने के लिए लेते हैं।
कुछ लोकप्रिय स्व रिपोर्ट सूची है जैसे मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर और NEO-PIR। मतलब इसमें लोग अपनी पर्सनालिटीज जानने के लिए खुद से ही कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और उसी के बेसिस पे डिसाइड करते हैं हमारी पर्सनालिटी कैसी है। प्रोजेक्टिव टेस्ट, these are tests in which people are presented with ambiguous stimuli such as ink blots or pictures and asked to describe what they see. The way people respond to these stimuli is thought to reveal their unconscious thoughts and feelings. Some popular projective tests include the Rorschach ink blot test and the thematic apperception test या फिर TAT। प्रोजेक्टिव परीक्षण, ये ऐसे परीक्षण है जिनमें कि लोगों को स्याही के धब्बे या फिर चित्र जैसे कुछ अस्पष्ट उत्तेजनाओं के साथ प्रस्तुत किया जाता है और जो कुछ भी वे देखते हैं उसका वर्णन करने के लिए कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से लोग इन उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं वह उनके अचेतन विचारों और भावनाओं को प्रकट करता है। कुछ लोकप्रिय प्रोजेक्टिव परीक्षणों में रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट और थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट यानी कि TAT शामिल है। प्रोजेक्टिव टेस्ट में आपको कुछ पिक्चर्स या फिर इंक ब्लॉट्स यानी इंक के धब्बे दिखाए जाते हैं। जैसे कि ये पिक्चर्स, इनको कहते हैं इंक ब्लॉट्स, और इन पिक्चर्स के बेसिस पे आपसे पूछा जाता है कि आपको इसमें क्या दिख रहा है और आप जो भी चीज़ परसीव करते हैं इन पिक्चर्स के थ्रू उसी के बेसिस पे आपकी पर्सनालिटी जज की जाती है। नेक्स्ट है बिहेवियरल असेसमेंट। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग हाउ पीपल बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशंस। Behavioral assessments can be used to assess a wide range of personality traits such as aggression, sociability and anxiety. व्यवहारिक मूल्यांकन, इस प्रकार के मूल्यांकन में ये देखना शामिल है कि लोग विभिन्न स्थितियों में किस तरह से व्यवहार करते हैं। व्यवहार मूल्यांकन का उपयोग आक्रामकता, सामाजिकता और चिंता जैसे व्यक्तित्व लक्षणों की एक विस्तृत श्रृंखला का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। इस तरह के असेसमेंट में आप किसी लर्नर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं कि अलग अलग सिचुएशंस में वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो इससे आपको पता चलता है उसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है, अग्रेसिव है, वो किस तरह से सोशलाइज हो पा रहा है वो, या फिर उसको कोई एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। इंटरव्यूज कैन बी यूज टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन्स पर्सनालिटी फ्रॉम देयर ओन परस्पेक्टिव। इंटरव्यूज कैन बी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड एंड दे कैन बी कंडक्टेड इन पर्सन और ओवर द फोन। इंटरव्यू को हिंदी में कहते हैं साक्षात्कार। साक्षात्कार का उपयोग किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में उनके दृष्टिकोण से जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जा सकता है। साक्षात्कार संरचित या फिर असंरचित हो सकते हैं और ये व्यक्तिगत रूप से या फिर फोन पर आयोजित किए जा सकते हैं। IAS, IPS या फिर UPSC के जितने भी इंटरव्यूज हैं वो सब बेसिकली सामने वाले की पर्सनालिटी जानने के ही मोटिव से किए जाते हैं। द बेस्ट टूल फॉर मेजरिंग पर्सनालिटी विल डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक पर्पज ऑफ द असेसमेंट। For example, self-report inventories may be a good choice for screening purposes, while projective tests may be more useful for in-depth personality assessment. व्यक्तित्व को मापने का सर्वोत्तम उपकरण मूल्यांकन के विशिष्ट उद्देश्य पर निर्भर करेगा। उदाहरण के तौर पे स्व रिपोर्ट सूची स्क्रीनिंग उद्देश्यों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है, जबकि गहन व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए प्रोजेक्टिव परीक्षण अधिक उपयोगी हो सकते हैं। It is important to note that no single tool is perfect for measuring personality. Personality is a complex construct and there is no one right way to measure it. However, the tools listed above can provide valuable information about a person's personality traits. ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि व्यक्तित्व को मापने के लिए कोई भी एक उपकरण उपयुक्त नहीं है। व्यक्तित्व एक जटिल संरचना है और इसे मापने का कोई एक सही तरीका नहीं है। हालांकि ऊपर जितने भी उपकरणों के बारे में बताया गया है वो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व लक्षणों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकते हैं। तो बाकी सारे ट्रेड्स की तरह ही आपको पर्सनालिटी मापने के लिए भी इन सारे उपकरणों का कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। सो दैट इज इट। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इससे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन, बिकॉज आपके कॉमेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं मुझे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।